आप सबको नमस्कार। नमस्कार। यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की तरफ से मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार बातचीत कर रहा हूं आज प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में। तो आज हमारे सामने रिसोर्स पर्सन हैं प्रोफेसर हेराम चतुर्वेदी। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े और वहां आपने पढ़ाया, बहुत नाम कमाया। इतिहास विभाग के आप अध्यक्ष रहे, बतौर प्रोफेसर आपका नाम है। और कई किताबें हैं जिनमें से विशेष रूप से आपने मध्यकालीन इतिहास पर लिखा है और उससे जी, भाई साहब। संबंधित आपकी जो किताबें हैं, जी, 75 से अधिक शोध पत्र हैं, जी, विभिन्न पुरस्कार आपको मिल चुके हैं और इन सब के बारे में विस्तार से हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पोर्शन में आप देख सकते हैं। प्रोफेसर हेडम ने इलाहाबाद की कुछ जानी मानी हस्तियों के बारे में, कुछ बहुत मशहूर हस्तियों के बारे में जिनके बारे में उतना जानकारी नहीं है, इसलिए वो जानी वाला पोर्शन नहीं है, वो हम उनसे जानकारी हासिल करेंगे। और इस सिलसिले में आज पहली बातचीत की कड़ी में उन्होंने खुद सुझाव दिया कि हम बात करें प्रोफेसर बेनी प्रसाद के बारे में। नाउ प्रोफेसर बेनी प्रसाद का भारत के एकेडमिक वर्ल्ड में काफ़ी नाम आता है, उनका उल्लेख होता है, जिक्र होता है, बहुत सम्मानित हैं, उनकी किताबें भी बहुत मशहूर हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो इतिहास में भी उनका दखल था बहुत अच्छा, और संभवतः राजनीति शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस के भी वो ज्ञाता थे। जी। मैं सही हूँ, कितना सही हूँ, अब ये प्रोफेसर हिरम से बातचीत होगी। बिल्कुल, आपके आपने ऊपर। सही नस पे हाथ रख दिया है। जी। वो हिस्ट्री के तो अध्येता थे, जी। विद्वान थे। जी। किंतु अगर आप वो ट्रेंड देखें, वो एक ट्रेंड पूरे यूरोप में चला था और वहाँ से यहाँ आया था यूरोप और अमेरिका से, कि हिस्टोरियंस को ही अल्टीमेटली जब नया पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट बनने शुरू हुए दुनिया भर में, तो उन्हीं को बनाया जाता था पॉलिटिकल साइंस का हेड। सो दैट वे बेनी प्रसाद जी पहले विभागाध्यक्ष हुए पॉलिटिकल साइंस के एज रीडर, जी। लेकिन उनकी ख्याति जब वो रीडर हेड हुए, एक इतिहासकार के रूप में थी। एक बड़ा अब उनके मजेदार बारे किस्सा में, जी आपको हाँ। हाँ, एक मजेदार किस्सा आपको सुनाऊं। जी। सर तेज बहादुर सप्रू, जी। द ग्रेट लिबरल लीडर जी। और कॉन्स्टिट्यूशनल के मामलों के एक्सपर्ट से, तो वो जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मसले में फंसते थे, तो फोन मिलाते थे हैरल्ड लास्की को लंदन में। प्रोफेसर हेरल लास्की, लास्की को, ही वाज अ लिविंग लेजेंड। विश्वविख्यात हाँ, शख्सियत। लिविंग लेजेंड। हाँ, लिविंग लेजेंड। और ये भाई साहब, ये पीढ़ी नहीं जानेगी, नई पीढ़ी जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, ये नहीं जानेंगे कितनी कठिन था उस जमाने में फोन करना। आज तो बड़ा आसान हो गया है, जी। मोबाइल से फटाफट आप जुड़ गए, व्हाट्सएप से जुड़ गए, किसी से जुड़ गए, माध्यम से लैपटॉप से जुड़ गए। कितना मुश्किल था ट्रंक कॉल करना भी एक शहर से दूसरे शहर। जी। तो बड़ी मुश्किल होती थी लास्की साहब से, इलाहाबाद से बैठे सर तेज बहादुर सप्रू लंदन बैठे लास्की से पूछ रहे हैं। तो एक बार उन्होंने फ़ोन किया, लास्की ने हँस के कहा, "व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? यू हैव अ वेरी गुड पर्सन, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन।" आप सोचिए बड़प्पन है लास्की का। इस व्यक्ति ने उनके अंडर रिसर्च की जाके जी। लंदन में, और वो कह रहे हैं ही इज़ माय फ्रेंड जी। एंड बेटर वर्स्ड देन मी इन दीज़ मैटर्स, स्पेशली पर्टेनिंग टू इंडिया। कॉलोनियल वर्ल्ड को के सापेक्ष अगर देखें, तो मुझसे बेहतर जानकारी वो देंगे। आप उनसे क्यों नहीं संपर्क करते? क्या बात तो है। सर जी। तेज बहादुर सप्रू ने तब उनसे संपर्क करना शुरू किया। ऐसे थे डॉक्टर बेनी प्रसाद और ऐसी थी उनकी ख्याति। और एक और यह किस्सा सुना दूँ। देखिए, आप अगर बढ़िया के अंदर कोई ख़ासियत है और जौहरी मिल जाए, तो उसको निखार देता है। जी। वो जौहरी का नाम है बिशप वेस्टकॉट। क्राइस्ट चर्च में प्रारंभिक शिक्षा उनकी हुई कानपुर में, और वहीं बिशप वेस्टकॉट के कॉन्टैक्ट में आए। बिशप वेस्टकॉट। हाँ, जिन्होंने कबीर पे बहुत बेहतरीन काम जी। किया, प्रारंभिक कामों। बाद में श्रुति मोहन सेन और 100 पोएम्स ऑफ कबीर लिख के रवीन्द्रनाथ जी, या उसके बाद हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, लेकिन सब पहला काम तो वेस्टकॉट का है। जी।
वो कबीर को हालाँकि उन्होंने दूसरा प्रभाव दिखाया कि क्रिश्चियन प्रभाव, उससे हम अभी नहीं मतलब रखेंगे। तो वेस्टकॉट ने पहचाना और अल्टीमेटली संभवतः उन्हीं की सलाह पे वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए एमए करने इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में भी उनको एक जौहरी मिल गया। उनकी मेधा को एमए करते-करते 1917-18 में उनका एमए पूरा हुआ फाइनल। सर एलएफ रशब्रुक विलियम्स, जो पहले विभागाध्यक्ष हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान लिया। वाह! क्या बात है। और उस वो दौर अभी इतिहास समझने का, लेखन का, वेस्टर्न हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी के अनुरूप इतिहास लेखन का कार्य शुरू हो रहा था। तो वो खुद लिख चुके थे बाबर पे, हुमायूँ पे उनके नोट्स तैयार थे, जिसको बाद में ईश्वरी प्रसाद जी ने इस्तेमाल किया। तो अगला स्टेप उन्होंने कहा तुम जहांगीर लिखो। तो हाँ, तो जहांगीर पर सोचिए लिखने का, रिसर्च करने का सुझाव। नहीं, नहीं, जी। यही बस यही दिक्कत है। मैं ज़िंदगी भर पढ़ाता रहा। बहुत बाद में जब मैंने काम रिसर्च शुरू की अपनी, इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री, जो ओशन पब्लिकेशन से बाद में छपी भी, तब मुझे समझ में आया इट वाज़ जस्ट अ मोनोग्राफ, नॉट नॉट अ रिसर्च वर्क। जी। लेकिन उसको जो अहमियत मिली और आज तक कोई हि इस तरह से मोनोग्राफ जहांगीर पे लिखने की ज़रूरत ही दुनिया को महसूस नहीं हुई। दिस इज़ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ 1919, 1920। 20 में उनकी एक किताब तैयार हो गई थी और बेस्ट इंटरनेशनल रिव्यूज़ हैं इस किताब के पास। अच्छा। सिर्फ़ हिंदुस्तान के नहीं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वगैरह के नहीं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स के, यूरोप के अलग संस्थानों से इतने बेहतरीन रिव्यूज़ कि उसी के आधार पे उसी साल उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था इतिहास जी। विभाग में। 1920 और के आसपास। 1919 जी। 1919 में पढ़ाना शुरू कर दिया और उनको फिर उसी के आधार पे कॉमनवेल्थ फेलोशिप मिल गई और लंदन चले गए। हैरल्ड लास्की ने कहा इस स्टूडेंट को तो मैं लूँगा। और भाई साहब कितना चमत्कार! आप सोचिए 2 साल में उस व्यक्ति ने डिग्री हासिल कर ली। और इसमें भी एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है। हैरल्ड लास्की ने पूछा मुझे ये बताओ, कन्वोकेशन में सबसे आगे तो वो एग्ज़ीक्यूटिव काउंसलर्स चलते हैं, लेकिन जब प्रोसेशन स्कॉलर्स का शुरू होता है, तो सबसे आगे कौन रहते हैं? जी। तो उन्होंने कहा नेचुरली डीएससी वाले। बोले इसके मतलब डीलिट वाले पीछे? जी। मतलब पीएचडी करने व्यक्ति गया है और उसका गाइड कह रहा है कि कौन आगे चलेगा। जी। एंड ही वाज़ अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ डीएससी एंड नॉट डीलिट। क्या क्या इंसान था! शायद बहुत कम मौके होंगे कि हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस वाले को डीएससी अवार्ड की जाए, ना ये कि हैरल्ड डीलिट। लेस्की ने 2 ही लोगों के साथ किया। जी। उनके साथ किया और उनके गुरु जो उनसे 1 साल बाद कॉमनवेल्थ पे गए, जी। आरपी त्रिपाठी, को भी पाठी। टीएससी दी, सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इनके साथ तो गजब हुआ। 1 नहीं, 2 साल में वो 2 डिग्री लेके वापस आ गए। अच्छा। जो डीएससी की डिग्री थी, वो स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया पे थी और उसके बाद जो दूसरी पीएचडी की डिग्री उनको दे दी गई, गवर्नेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्या इंसान रहा होगा, 2 साल में 2 डिग्री ले आया। और इतना ही नहीं भाई साहब, उसी 2 साल के बीच में इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था। इनके एक प्रोफ़ेसर थे यूनिवर्सिटी के, जी। उनका नाम था प्रोफ़ेसर ज़िमर्न। तो जी। ज़िमर्न साहब को मालूम नहीं क्या सूझा, एक नया ख़्याल जो यूरोप में टू कम्बैट कम्युनिज़्म चल रहा था, जी। जिसमें सोशलिस्ट डॉक्ट्रिन्स थी, सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स आए। तो सोशलिस्ट पार्टी के पहली बार एक उम्मीद वो 2 पार्टी सिस्टम वहाँ तो, उसके बावजूद एक थर्ड पार्टी आई सोशलिस्ट पार्टी और उसके कैंडिडेट थे ज़िमर्न साहब। तो हम पाते हैं कि ज़िमर्न साहब के कन्वेंसिंग में, चुनाव में, भाषण देने में वो सबसे आगे अगर कोई दिखाई दे रहा है तो बेनी प्रसाद। इन सब के बावजूद इसके लिए भी समय है। इसे जी। आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो जी। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के एक्सपीरियंस के साथ उनका सोशलिस्ट सर्कल्स में पूरे यूरोप में उनका बड़ा नाम हो गया और उसके साथ वो यहाँ आए। और एक चूंकि सोशलिस्ट और उसकी कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, तो एक बात बता दूं, उनके सबसे करीबी साथी थे मशहूर पत्रकार, हम तो शहीद शब्द इस्तेमाल करेंगे, जी। शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी। जी। कानपुर वाले। गणेश शंकर, हाँ, जी। गणेश शंकर विद्यार्थी उनके सबसे करीबी दोस्त थे, बड़ी खत-किताबत दोनों में होती जी। थी, खूब बातचीत होती थी। तो ऐसे व्यक्ति थे हमारे बेनी प्रसाद जी। तो और जी,
ये मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर आप जी, हमारे दर्शकों के लिए क्लियर करें कि जी, उनका ज़्यादा प्रामाणिक या जी। प्राथमिकता जो उन्होंने दी, वो हुमायूं पर है या हिस्ट्री ऑफ जहांगीर? जहांगीर, जहांगीर, हुमायूँ जहांगीर। उनका काम नहीं था। जी, हुमायूँ तो एलिफ रशमुख विलियम्स का था, जी। जिसे बाद में थोड़ा बहुत रद्द-बदल करके हमारे ईश्वरी प्रसाद जी ने पूरा करके डॉक्टर छपवा ईश्वरी दिया। प्रसाद उन्होंने ने। परमिशन दी थी, जी, हाँ। हुँ, तो 1923 में ये चले गए थे जी, लंदन, जी, और जो टीचर इनके रहे थे आरपी त्रिपाठी 1924 में गए। जी, वो सिर्फ़ बीएससी ले लेके लौटे, ये डीएससी प्लस पीएचडी लेके लौटे। जी, और एक नाम कमा के। तो ये 1923 में गए थे, लेकिन इसी बीच अगर आप देखें कि 1921 में ही जी, ये होने लगा था कि यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट खोला जाए। 1921 इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक एक्ट आ रहा है जी, कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को एफिलिएटिंग की जगह से एक रेजिडेंशियल यूनिटरी कैरेक्टर दिया जाए। जी, और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जैसा यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, खोला जाए। 1925 में वो डिपार्टमेंट बन जाता है। इधर ये लौट रहे हैं, जी। उधर डिपार्टमेंट बन जा रहा है। ही इज़ प्रमोटेड एज़ रीडर एंड रीडर हेड रीडर ऑफ हेड पॉलि हाँ, इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट वो हैं। जी, और इतनी बेहतरीन किताबें, चाहे फेडरल पॉलिटिक्स हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो, चाहे एबीसी ऑफ सिविक्स हो। तो डिपार्टमेंट का शुरू में तो नाम सिविक्स था। जी, और आप पाते हैं कि 1929 में विदिन 4 इयर्स ही वाज़ अ प्रोफेसर। तो 1945 आते-आते उनकी मृत्यु हो जाती है। वो आदमी ऑल इंडिया पॉलिटिकल साइंस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष भी रहा। और पूर्ण 45 में वो गुजर गए। गुज़र गए 50 साल की उम्र तो पे। इसका मतलब है कि 25 से लेके 45 तक वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हेड के परहैप्स रूप में रहे, हाँ। वो रहे। शायद कुछ उनका ताल्लुक जोधपुर यूनिवर्सिटी से भी था। देखिए, उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही मेन थी, जी, और यहीं के लोग प्रायः जोधपुर, जब आपने जोधपुर कहा तो मुझे दूसरा किस्सा याद आ गया। जी, कैसे भैरवनाथ झा जी, पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, डायरेक्टर जी, एजुकेशन थे। फिर कैसे जोधपुर गए, तब तो जेएन व्यास नहीं कहलाता था, जोधपुर कहलाता जी, था। तो वहाँ गए, और वहाँ पर कैसे बीपी सक्सेना को जी, हिस्ट्री का हेड बना के ले गए 3 साल, जी, रसाल जी को ले गए हिंदी का हेड बना के। जी, तो ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ थी, जी, और ये प्रीमियर यूनिवर्सिटी थी, व्हिच हैड कैटर्ड टू द एंटायर एरिया ऑफ राजपूताना आल्सो। पूरे हिंदी बेल्ट को, क्योंकि कलकत्ते से अलग हुई थी। जी, हाँ, तो जब कलकत्ते से अलग हुई तो ये पूरा क्षेत्र जो कलकत्ते का था हिंदी पट्टी वाला, वो सब उसको चला गया। सीपी है, बेरार है, राजपूताना है, सेंट्रल एजेंसीज़ हैं। तो वो इसलिए यही मॉनिटर करते थे। जैसे ले आपको एक उदाहरण दे दूँ। जी, रशमुख विलियम साहब गए लखनऊ इंस्पेक्शन पे, जी, तो वहाँ क्रिश्चियन कॉलेज में देखा कि ये आरपी त्रिपाठी पढ़ाने लाजवाब पढ़ाने उठा के ले आए इलाहाबाद जी। लखनऊ क्रिश्चियन 1915 कॉलेज 16। से। हाँ, जी, गए आगरा कॉलेज में इंस्पेक्शन करने, ईश्वरी प्रसाद जी पढ़ा रहे थे। ही वाज़ वेरी मच, ही सेड दैट ही इज़ अ वेरी गुड फेलो, व्हाई शुड ही बी हियर? जी, ही शुड बी इन द यूनिवर्सिटी। तो ईश्वरी प्रसाद जी को यहाँ से ले गए। तो उस नाते वो भी पॉलिटिकल साइंस के पूरे जो एरिया है, उसकी मॉनिटरिंग करते थे जी। और इंस्पेक्शन पे जाते थे। ये अंग्रेज़ों का एक कायदा था। तो इसलिए उसका जोधपुर से भी संबंध है, जयपुर से भी संबंध बनता है। उनका संबंध समस्त हिंदी पट्टी से बन जाता है। और ये उस वक़्त एक चीज़ थी जो आपने कहा कि मेरिट को और टैलेंट को उस वक़्त ये जैसे आपने नाम लिया तो प्रमोट किया जाता था कि नेचुरली इलाहाबाद दे में या इट वाज़ क्रिश्चियन कॉलेज के हाँ, लेवल से, आगरा कॉलेज के लेवल से उनको ऊपर यूनिवर्सिटी लाया ये जाए। टैलेंट सर्च का भी एक तरीका था। जी, इसीलिए इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग होती थी, स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन रहे, और जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे उनको प्रमोट किया अपॉर्च्युनिटीज़ जा पा जाएँ। सके। जी, जी। और एक एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ समझ में आती है कि इस दृष्टिकोण से देखें तो वो अकेले व्यक्ति हैं जो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के साथ-साथ जो पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जी, उसके बहुत बड़े अध्येता हो जाते हैं। ख़ास तौर से एडमंड बर्ग। जी, एडमंड बर्ग पे सबसे बेहतरीन काम अगर किसी का है, तो उन्हीं का है। डॉक्टर बेनी कैसे? प्रसाद। बेनी प्रसाद जी का। जी, तो भाई साहब वो एडमंड बर्ग पे
जी काम करने वाले पहले बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और वहीं से वो यूटिलिटेरियन थ्योरी और इस पे तमाम चीज़ों पे प्रकाश डाल रहे हैं। एक बड़ा मज़ेदार उनके काम करने का तरीका मैं बताना चाहता वो हूँ। क्या? वो एक किताब आई उनकी, जी ये मैं जानबूझ के लिए हूँ, मिनर्वा सीरीज़ ऑन गवर्नमेंट करके आई थी। जी द हिंदू मुस्लिम क्वेश्चंस, हिंदू मुस्लिम क्वेश्चंस। मुस्लिम क्वेश्चंस। जी और सबसे मज़ेदार ये है कि ये किताब 162 पेजेज़ की है। जी लेकिन इस किताब को लिखने से पहले पूरी की पूरी उन्होंने एक बना दिया था इसका एक प्रारंभिक रूप और इसको सर्कुलेट किया। यूनिवर्सिटी सर्कल में नहीं, यूनिवर्सिटी सर्कल्स में। अच्छा मतलब कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ के स्कॉलर्स के पास ये किताब ना गई हो उस रूप में। वो भी मेरे पास कहीं है जी वो रूप और इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री में उसको कोट किया मैंने। तो वो जब आ गई किताब तो जी जो सजेशंस आए उसके बाद ये मिनर्वा बुक सीरीज इसलिए महत्वपूर्ण है, ये लाहौर की है। अच्छा ये ओके किताब लाहौर से छपी जी और वो सिर्फ 60 पेज का एक मोनोग्राफ था। सर्कुलेट हुआ, दिस इज लेट 1930s और वो लिख रहे हैं। ये जो पूरा तकसीम हुआ देश 2 भागों में, जी उन्होंने उस समय समझ लिया था कम्युनिज्म की राइज़ को। 20s में राइज़ हो रहा है, राइट्स बढ़ रहे हैं और अंग्रेज कैसे कर रहा है, इसमें खुराफात ये भी वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये किताब जब फाइनली पब्लिश हो रही है, इट इज़ इन 1941 और वो 2 बातें कह रहे हैं हाँ कि कांग्रेसियों की एक दिक्कत हो रही है, वो सोच रहे हैं ये डबल एजेड सोर्ड है। जी एक तरफ अंदर तो ये कम्युनिज्म को मार देगी और बाहर कोलोनियलिज्म को। जी ये उनकी थीसिस है। बट बोथ ऑफ दीज issues or vistas or dimensions are important and have to be taken urgent care of। आप ये अच्छा ना सोचिए कि आजादी मिल गई तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, जी दोनों पे काम करें। ये देखिए 1930s के एंड में वो मोनोग्राफ आया है, 1941 में किताब आई है जी और अल्टीमेटली नहीं ध्यान दिया इस पे पहले पे। कल्चरल उस वो कह रहे हैं कल्चरल उस पे तुरंत ध्यान दो, तब वो और 6 साल शायद बाद दुर फिर आजादी मिली और लेकिन आप जबकि सोचिए किस तरह विभाजन से हुआ बंटवारा पार्टीशन के जी साथ और वो बेचारे बचे नहीं देखने के लिए, तो 45 में उनकी डेथ हो गई। और क्या उनकी क्या शख्सियत थी, क्या हैबिट्स थी, काम करने का तरीका, उनके बारे में भी हाँ, कुछ व्यूअर्स को बताएं आप। काम करने का तरीका तो हम क्या बताएँगे, बच्चन जी बता गए। जी बच्चन जी ने बड़ा मज़ेदार किस्सा लिखा है। बच्चन जी ने लिखा कि मैं मिलने पहुँचा बच्चन उनसे, जी द फादर हरवंश राय। नेचुरली हाँ हरवंश राय बच्चन की बात जी कर रहा हूँ। तो बच्चन जी उनसे मिलने पहुँचे, बड़े खुश हुए, जी बोले बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब आप आए और उन्होंने एक किताब वहाँ रखी थी शायद कोई, वो बच्चन जी को पकड़ा दी जी कि पढ़िए। तब तक वो कुछ मीठा आया, एक ग्लास पानी आया, बच्चन जी ने पानी पिया। बोले डॉक्टर साहब बस चाय बन रही आ रही है। जी फिर चाय नाश्ता बाकायदा आया और उन्होंने विल एरियल ड्यूरा की जो सीरीज़ है 11 जी वॉल्यूम की हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, उसका जो सबसे मोटा भाग है एज ऑफ फेथ, जी वो एज ऑफ फेथ बच्चन जी लिखते हैं, मुझको पकड़ा दिया जी मोटा-सा और वो कुछ लिख रहे थे, वो लिखते रहे। जी बीच-बीच में बस हमारी तरफ मुस्कुरा के देख लेते थे कि हम चाय पी रहे हैं कि नहीं ना। क्या बच्चन जी का जी विवरण तो बड़े मज़ेदार होते ही थे। तो उन्होंने लिखा ये सब हुआ और उसके बाद मतलब बात बहुत कम हुई। जी बीच-बीच में एक आध सेंटेंस कहीं बोल देते थे, वरना अपना काम जारी रखा उन्होंने। और वो बच्चन जी ने लिखा संभवतः 2 दिन बाद उनको पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते एड्रेस जी देके अपना जाना था, पढ़ना था। तो बच्चन जी लिखते हैं कि जब सब खत्म हो गया, जी बोले मैंने एज ऑफ फेथ पलट के देखी, किताब तो अच्छी थी लेकिन पढ़ने का वक़्त थोड़ी ना था। जी मैं पन्ने पलटता रहा, फिर मैंने किताब रख दी। चाय खत्म हो गई थी, नाश्ता कुछ थोड़ा बहुत हमने ले लिया और वो भी चाय पीते रहे। उनकी जब चाय खत्म हो गई तो मैंने प्याला रखा और मैंने कहा डॉक्टर साहब चलते हैं, आपसे आज्ञा ले लें। जी तो वो आए जी छोड़ने के लिए बच्चन जी को और बच्चन जी कहते हैं कि मैंने उनको वरांडे की नीचे से नहीं उतरने दिया। जी इलाहाबाद का अगर थोड़ा-सा भी किसी को आइडिया हो, किसी श्रोता को, तो उसको बता दूँ बड़ा मज़ेदार जी कि ये प्रयाग स्ट्रीट जिस पे वो
प्रसिद्ध स्कूल है द्वारका प्रसाद लड़कियों का, उसी के बगल में राम कुमार वर्मा जी का घर है। और बैंक रोड जहाँ फिराक, ईश्वरी प्रसाद ये सब रहते थे, जी और यूनिवर्सिटी टीचर्स कॉलोनी है, यूनिवर्सिटी का पिछवाड़ा एक तरह समझ लीजिए, उन दोनों का जहाँ जंक्शन होता है, जी वहाँ पर ये इनका बंगला था, बहुत भारी, आज भी है उसी जी तरह से मेंटेन। तो बच्चन जी कहते हैं हमने सीढ़ी पे रोक दिया, नहीं सर डॉक्टर साहब आप नीचे मत उतरिए। बोले जो आदमी इतना ज्यादा व्यस्त है काम करने में, जी मैं उसको कैसे कहूँ कि नीचे गेट तक आए। तो जी रोक दिया उन्होंने, और बहुत इशरार करके रोका तो वो रुक जी गए। जी बच्चन जी लिखते हैं मैंने गेट बंद किया, बाहर निकला, थोड़ी दूर गया, लौट के आया, गेट पे खड़ा होके मैं देखता रहा कि ये कैसा शख्स है, जी वापस उसी तल्लीनता से लिख रहा था। कमाल है। और लिखने का तरीका था, तखत था उनका, जी उसके ऊपर एक चौकी रखते थे और लिखते थे। अरे वाह। जी तो ये बच्चन जी ने जी इतना बताया है, और जी वो मैंने ये पूरा किस्सा दर्ज किया है इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री में। तो और दूसरा तो जी, अभी तक ये जैसा आपने बताया कि वो बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, बहुत अच्छे ऑथर थे, और अब बताइए कुछ उनका, उनकी शख्सियत, पर्सनैलिटी बतौर टीचर स्टूडेंट्स के लिए। सर तो साहब वो लाजवाब थे, और जितने रेमिनेंसेस आए हैं अभी तक, जी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन से लेके बाद तक लिखे गए, जी सबने बताया है कि कैसे डूब जाते थे, और वैश्विक माहौल में जी बताया करते थे। किसी भी इंस्टीट्यूशन को सिर्फ आपके यहाँ के भारत के संदर्भ में ही बता रहे हैं, जी तो भी उसकी वैश्विक पृष्ठभूमि क्या थी, वो बताते थे। जी इसमें मैं तारीफ करूंगा एल.एफ. रशमुक विलियम्स की ट्रेनिंग की, जी क्योंकि एल.एफ. रशमुक विलियम्स ने बाबर पे किताब लिखी। जी लेकिन 14th 15th सेंचुरीज में क्या हो रहा है, अब 16th सेंचुरी के वर्ड के कॉजेशन का जी पता चलेगा। तो कॉजेशन जो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके बारे में वो सोचते थे, जी और इसीलिए वो पीछे से चीजों को देखते हुए आते जी थे। और जब उन्हें समझ में आ गया कि अल्टीमेटली भारत में 1935 एक्ट के बाद तो ये समझ में आने लगा था डेमोक्रेसी आएगी, तो जी ये डेमोक्रेसी कैसी हो, उसको उन्होंने शीर्षक दिया था जनतावाद। और जनतावाद। उसपे भी एक, हाँ, उसपे भी एक मोनोग्राफ लिखा कि क्या होना चाहिए, जी किस तरह की सोच होनी चाहिए, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने जैसे चेक्स एंड बैलेंसेस किए जी हैं, उसके अलावा भारतीय संदर्भ में किस तरह से होने चाहिए। और ये छपी थी 1931 जुलाई, अच्छा, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी में। एकेडमी से। जी हिंदुस्तानी एकेडमी का जर्नल है, जी इससे पूरा मोनोग्राफ उनका छपा। तो और जनतावाद, जी जहाँ बच्चन जी हालावाद में थे, तो ये जनतावाद में थे। ये जनतावाद। जनता और एक चीज ये भी है कि उस वक्त क्या समा रहा होगा कि डॉक्टर प्रोफेसर बेनी प्रसाद तो उनका दखल दोनों में था, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी और हिस्ट्री में। और जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है, प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद, सर शफाक और बहुत सारे आरपी त्रिपाठी, तो इन लोगों का क्या इंटरप्ले और क्या इनका कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन के बारे में भी कुछ आप कहें, चार शब्द। देखिए ऐसा है, उनके मेंटर तो थे एल.एफ. रशमुक विलियम्स, जी लेकिन आर.पी. त्रिपाठी ने उनको पढ़ाया था, अच्छा ओनली आर.पी. त्रिपाठी। जी और जब वो उन्होंने हेडशिप, मतलब डेथ हुई है 45 में, तो नेक्स्ट हेड बने हैं डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर अनदर ताराचंद। एमिनेंट हाँ वो हिस्टोरियन। अनदर एमिनेंट। जी और तीसरे हेड जब वो चले गए, वाइस चांसलर हो गए ताराचंद जी, जी तो अगला हेड बने ईश्वरी प्रसाद जी। अच्छा तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी टावरिंग पर्सनैलिटी रही होगी बेनी जी प्रसाद जी की, कि उनके आगे ये लोग कुछ नहीं थे। जी और सर शफात तो बेसिकली आप जानते हैं मद्रास से आए थे। ही वाज रीडर इन इकोनॉमिक्स इन मद्रास यूनिवर्सिटी। जी तो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री की जड़ उन्होंने ओके यूनिवर्सिटी को दी। जी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हो, या और कोई चीजें हो, या जहांगीर पे, जी आज तक सोचिए कोई मोनोग्राफ जहांगीर पे लिखा नहीं गया, उसकी जरूरत नहीं महसूस हुई। जी कहाँ 1920 जी और कहाँ 2026। अब तक किसी ने कोई नोबडी जरूरत फेल्ट, महसूस नहीं हुई। हुई नहीं, नोबडी फेल्ट अ नीड। जी और जिस तरह से सोर्सेज उन्होंने टैप किए हैं, जो हिस्टोरिकल सोर्सेज तो हैं वो हैं अपनी जगह, जी जो नॉन हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, क्योंकि उनका हिंदी साहित्य पे बड़ा अच्छी पकड़ जी थी। तो हिंदी साहित्य, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, ये सब भाषाएं वो जानते थे। इन सब का इल्म था उन्हें। हाँ, इन सब का इल्म था। जी
और अद्भुत थे। मतलब एक ही शब्द बार-बार दिमाग में आता है कि ऐसी अद्भुत टावरिंग पर्सनैलिटी दूसरी तो नहीं हुई। और लास्की जिनको कहें कि मेरे हाँ, दोस्त हैं, ना? बहुत-बहुत और खूब। हाँ, तो इतना ही नहीं, जी, बाद में भी आप पाते हैं कि सोशलिस्ट लोग उनसे हमेशा जुड़े रहे और सेकुलर लोग जुड़े रहे। जी, ना उस ज़माने में बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा एक दौर था जिसमें कम्युनलिज़्म राइज़ पे थी 20s से, एंड ही वाज़ अगेंस्ट बोथ मुस्लिम लीग एंड व्हाटएवर इट वाज़। ही सेड नो, नेशन इज़ फर्स्ट, एंड इफ यू हैव टू नर्चर डेमोक्रेसी, देन यू हैव टू केयर फॉर एवरीबॉडी। बहुत अच्छा। इक्वालिटी फॉर ऑल के वो बहुत बड़े जी, हिमायती थे। बहुत-बहुत शुक्रिया और मेरा सौभाग्य है। मुझे पूरी उम्मीद हाँ, है कि ये जो जानकारी है, ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही दिलचस्प होगी और उनकी जानकारी को भी बढ़ाएगी, रोचक है, इसके लिए शुक्रिया। और इसी तरह से इलाहाबाद की हिस्ट्री से जुड़े हुए जो बहुत सारे नाम हैं, जिनका हमारी आपसे बातचीत हुई है, उनके ऊपर बातचीत जारी रहेगी। मैं धन्यवाद। एक नाम ज़रूर लूँगा, जी, वो अद्भुत नाम है। जी, वो व्यक्ति 3 बार उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल का अध्यक्ष रहा जी, था और उसने कैनिंग कॉलेज के इम्तिहान में टॉप किया हाँ, और पहली मर्तबा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन में फर्स्ट आने का जी, खिताब प्रेसिडेंसी कॉलेज से के जबड़े से खींच लिया। जी, उस व्यक्ति की चर्चा करना चाहूँगा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये सब लोग नमस्कार, इंतज़ार करेंगे। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा।